हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। ये जो वीडियो है टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं टीवाई बीकॉम में, कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, फिर आप किस स्टडी प्लान पे वर्क करेंगे कि आपका परसेंटेज 80 या उससे ज़्यादा आ सके, मतलब मोर देन 80 आप स्कोर कर सकें। ऐसा स्टडी प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स और क्या क्या स्ट्रैटेजी हमको अपनाना चाहिए कि हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं 80% का, उसको किस तरह से अचीव कर सके, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके टीवाई बीकॉम के पूरे ईयर में आपको काम आएगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स या योर स्टैंडर्ड आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। आप टीवाई बीकॉम सेम 5 के सब्जेक्ट्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सब लोग मेनली अगर टीवाई बीकॉम मतलब कॉमर्स आपने लिया है, टीवाई बीकॉम लिया है, प्लेन बीकॉम लिया है, तो आपको मेनली सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के टॉपिक में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। बराबर है। क्या क्या टॉपिक मिलेंगे आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हम लोग 11th से पढ़ते आ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ठीक है, जो आप लोग अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू है, अभी तक आपने उसको नहीं पढ़ा है, एकदम न्यू चीज़ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी है कि आप लोग फॉर्मेट याद किया है आपने और आपने पोस्टिंग कर दी है तो आपको मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का ऐसा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, लगभग ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो ये नया टॉपिक है आपके लिए, तो इस पे ज़्यादा जोर देंगे। फाइनेंशियल पे भी देंगे, सब सब्जेक्ट्स पे देंगे, लेकिन कॉस्ट पे ज़्यादा देंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दिया तो एंड का आंसर भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप भी क्या हो जाएंगे आपके, रॉन्ग हो जाएंगे। फाइनेंशियल में ऐसा नहीं होता है, आपके एटलीस्ट पोस्टिंग के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। आते हैं दूसरे ग्रुप पे। दूसरा ग्रुप है आपका थियरी, बराबर है। थियरी सब्जेक्ट्स में आपको 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आप सबका फेवरेट बिजनेस इकोनॉमिक्स, बराबर है, और 4th है आप लोग का मार्केटिंग। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स इनडायरेक्टली मतलब आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या है, लिख देता हूँ मैं एकदम सिंपल तुम्हारे वर्ड्स में, इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो तो सिर्फ बोलने की है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस रिलेटेड है इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन एक्चुअल वो इकोनॉमिक्स ही है। और क्या है, मार्केटिंग। ये हो गई आपकी थ्योरी। फिर आपके पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग देखेंगे तो मोस्टली कॉलेजेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और देखेंगे तो मोस्टली कंप्यूटर्स रहता है, और एक देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस में ऑप्शन दिया रहता है एक्सपोर्ट का। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके ऑप्शन में, वो आप लोग के कॉलेजेस में, रेस्पेक्टिव कॉलेज में आपको पता चल जाएगा, लेकिन मोस्टली इतना ही रहते हैं, इतने रहते हैं। इसमें से आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज करना है, एनी 2। मोस्ट कॉलेजेस में डायरेक्ट टैक्स और कंप्यूटर ही होता है। कोई कोई कॉलेज में एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, मतलब ये हटा, इन लोग में से कोई भी हटा के या कंप्यूटर हटा के आप क्या ले सकते हो, एक्सपोर्ट ले सकते हो, ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल, लेकिन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में ज़्यादातर यही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ये हो गए आपके सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है। अब आते हैं हमारे आपके स्टडी प्लान पे। स्टडी प्लान में मैं पहले आप लोग को बता दूंगा कि हम लोग का क्या शेड्यूल होना चाहिए,
क्या आपका होना चाहिए? शेड्यूल। मतलब ये नहीं कि कोई भी बुक उठा लिए या कहीं भी आपने अगर क्लासेस कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है तो वहाँ का उठा के पढ़ लिए, बस इतना सा हो गया, नहीं। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। मतलब हर एक के लिए एक पर्टिकुलर, हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर डे होना चाहिए और उस डे पे, उस टाइम पे वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे उसका रिवीजन ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया, साल के स्टार्ट समझो आपका ये साल से जो ईयर स्टार्ट होगा सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट में शायद अगस्त तक एग्ज़ाम होंगे आपके। फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, मिड की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी ईयर आपका स्टार्ट होगा तो आप लोग को ये स्टार्ट में समझो मैंने सितंबर में एक चैप्टर आपने पढ़े और फिर डायरेक्टली एग्ज़ाम 6 महीने बाद मार्च के टाइम पे आपको याद आया, मार्च अप्रैल में, अरे हम लोग को तो क्या बोलते हैं फैब के टाइम पे याद आया कि हम लोग को ये तो सब, अरे इसका रिवीजन तो बाकी है। मतलब वो टॉपिक हम स्टार्ट में पढ़े और डायरेक्ट एंड में जाके रिवाइज कर रहे हैं तो कुछ नहीं समझेगा। तो बेहतर है कि उसको हर 15 दिन में या 1 महीने के अंदर इंटरवल पे आप उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो स्टडी प्लान के लिए मैंने एक छोटा सा, मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा सजेशन मानो, आपको जैसा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बनाया है आप लोग के लिए, आप अगर उस पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मतलब बेस बना के दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपके पास मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, टोटल आपके पास 7 दिन है, बराबर है। मंडे को आप पढ़ लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्यूसडे को पढ़ लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मैं पर्सनल स्टडी की बात कर रहा हूँ, मतलब नहीं तो बोलेंगे सर आप क्लासेस की बात कर रहे हैं या किधर स्कूल की कॉलेज की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके पर्सनल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप ये सब्जेक्ट ऐसा ऐसा पढ़ लिए। आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं जैसा आपके कन्वीनियंट रहे। इधर दे दीजिए इको को, यहाँ पे दीजिए इको और मार्केटिंग को, यहाँ पे दीजिए इको को, सॉरी मार्केटिंग को, फिर यहाँ पे दीजिए कंप्यूटर और टैक्स को, और लास्ट में रखिए आपका सॉरी रेस्ट, रिवीजन मत रखिए, रेस्ट रखिए। बोलेंगे सर आपने तो रेस्ट भी दे दिए, तो रेस्ट ज़रूरी होता है ताकि हम लोग को एक आइडिया हो कि हाँ हफ्ते भर पढ़ेंगे तो संडे को हम लोग आराम करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मस्त एंजॉय करना है आपको, ताकि आप लोग क्या होते रहें, रिफ़्रेश होते रहें और आपको एनर्जी मिलते रहे। क्या बोलते हैं, रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि संडे को इतना रेस्ट कर लिए कि मंडे को पढ़ ही नहीं पाए, या इतना एनर्जी मतलब इतना ज़्यादा खेल कूद लिए या कुछ एक्टिविटी कर लिए कि मंडे को थक गए, कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं। रेस्ट का मतलब आप लोग पढ़ाई से रेस्ट लीजिए, आप लोग को जो भी करना है आपके मर्जी, आप लोग वो एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मंडे को मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मंडे को आप क्या करिए, जो भी आपने हफ्ते भर में कॉलेज में, क्लास में या जहाँ पे भी आपने समझा है उसको क्या करिए, मंडे को रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, 2-4 क्वेश्चन होंगे, तो मंडे को फाइनेंशियल कर लीजिए, ट्यूसडे को कॉस्ट कर लीजिए, वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स कर लीजिए। 2 बार इसलिए लिखा है मैंने कि क्या करो, थर्सडे को इकोनॉमिक्स क्या करो, रिवाइज करो, और फिर क्या पढ़ लो, मार्केटिंग पढ़ लो। या इकोनॉमिक्स ऐसा कर सकते हो कि शाम सुबह पढ़े, मतलब 3 गोली ले सकते हो, 3 आंसर का, 4 आंसर का आपको टारगेट होना चाहिए। हाँ ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि एक वीक में आपको 4 आंसर का टारगेट होना चाहिए, मतलब 3 गोली कर लो ऐसा, मतलब सुबह 1, दोपहर 1, शाम को 1, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक्स दोपहर पढ़ लीजिए, फिर सुबह पढ़ लीजिए, दोपहर में क्या कर लीजिए, जो 4 आंसर आपने पढ़े उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज ज़रूरी है, हाँ थ्योरी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मार्केटिंग शाम को 1 आंसर पढ़ लीजिए और दूसरे दिन 3 आंसर पढ़ लीजिए, और फिर कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है। तो आप लोग उसको जिस दिन फिनिश होगा उस दिन रात में क्या कर सकते हैं, आप लोग 4 आंसर जो आपने पढ़ा रहेगा उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हो। फिर सैटरडे को कंप्यूटर पढ़ लीजिए और टैक्स पढ़ लीजिए। ये सब्जेक्ट सब लास्ट के लिए रखते हैं, लास्ट के लिए कुछ मत रखना, स्टार्टिंग से ही स्पीड में सबको रखना, कंप्यूटर और टैक्स, और लास्ट के दिन क्या करना है, रेस्ट। हाँ अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो रेस्ट का दिन आप लोग यूज़ कर सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। ये मेरा प्लान है, ज़रूरी नहीं है कि सेम आप ऐसे फॉलो करो, आपको जैसा अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, वैसा बनाओ वैसा फॉलो करो, लेकिन फॉलो करना ज़रूरी है और बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर प्लान के हम लोग कोई चीज़ नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि मुझे पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो प्लान है तभी ही मैं वो जहाँ जाऊँगा, बगैर प्लान के जल्दी कोई पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए।
अगर आपने ये प्लान को फॉलो किया तो मेरी गारंटी है, मुझे भरोसा है कि आप आराम से 80 तो स्कोर करोगे। उसके ऊपर आपकी मेहनत और आपकी थोड़ा बहुत टीवाई बीकॉम में लक भी डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन या कहाँ पे आपने हिट कर दिए बराबर। कहीं भी पर ऐसा होता है कि छोटी सी मिस्टेक होती है और आगे का पूरा क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टडी का थोड़ा सा प्लान। ठीक है, अब आते हैं एक और टॉपिक मैंने लिखा था मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि अब टीवाई में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा क्या हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। अब कैसे डिफिकल्ट हो गया वो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये जो पेपर पैटर्न है ना, उसकी वजह से खास करके मैं बताता हूँ किसका, 3 सब्जेक्ट का, फाइनेंस का, कॉस्ट का और टैक्स का। ये 3 सब्जेक्ट का। थ्योरी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। आपने अगर अच्छे से पढ़े तो आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं आएगा। लेकिन स्टार्टिंग से पढ़े हो तो एंड के लिए रखोगे तो फिर नहीं। थ्योरी मतलब 2 सब्जेक्ट हो गया आपका। बचा कंप्यूटर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें से कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है। लेकिन स्टार्टिंग से करते रहोगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपके परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं। थ्योरी भी करता है, लेकिन थ्योरी अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़े हैं तो आपको गारंटी है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये याद रखना कि थ्योरी आप सिर्फ पढ़ो मत, उसको अपने टाइम बाउंड, मतलब एक आंसर का, मतलब आप पेपर पढ़ने देखोगे तो 100 मार्क्स का पेपर है, तो आप लोग एक टाइम बना लीजिए कि एक आंसर में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, और उस हिसाब से वो आंसर को बनाओ, शॉर्ट करो, लिखो, ताकि आपकी हैबिट हो जाए कि आप इतने टाइम में इतना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और भी कुछ डिस्कशन हो सकता है या कुछ डाउट होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी में लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल कॉस्टिंग और टैक्स पे। इसमें यह है कि 60-40 पैटर्न है। मतलब 60-40 मतलब ये आपको क्या बोलते हैं, मैं 60-40 मतलब इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूँ। 60-40 मतलब 40 में आपका 20, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे आपको। टोटल ए बी करके ऑप्शन आएगा, ए एंड बी हर क्वेश्चन में, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। मतलब टोटल 8 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करना रहेंगे, 4। एक कितने मार्क्स करेगा, 15 मार्क्स का। एक कितने मार्क्स करेगा, 15 मार्क्स का। तो कितने हो जाएंगे आपके, 60 हो जाएंगे, बराबर ना। 15 4 60। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 आएगा, ए और बी, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा आपका, और बाकी यहाँ पे ये जो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा आपका थ्योरेटिकल होएगा, थ्योरी आएगा उसमें। आपको थ्योरी आएगी, मतलब जो आपने लेसन्स पढ़े हैं उसके आगे जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन और कुछ चैप्टर थ्योरी के भी है, उसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के, 20, और ये भी 20। तो बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं, साल भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो 60 मार्क्स में ही कवर हुआ आपका। इस पे ध्यान ही नहीं देते, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पे। वो भरोसे पे रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, ये बता दो, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ऐसा पूछते रहते हैं यार, सही गलत बताओ, ऐसा वो चलता है बच्चों का, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है थ्योरी। थ्योरी तो पढ़ते ही नहीं, साल एग्जाम के रात में जागे हैं, हाँ सर थ्योरी बताओ ना इंपॉर्टेंट। अरे बेटा इंपॉर्टेंट उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। आपको सिर्फ अगर आपने 1 बार 2 बार पढ़ा है तो आप लोग उसको वो थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो। ज़्यादातर तो आपके चैप्टर के नाम ही आ जाते हैं, मतलब चैप्टर के नाम के ऊपर आ जाएगा, आप लोग उसके अंदर से अच्छा आंसर बनाओ। तो थ्योरी ऑब्जेक्टिव आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बस सर ने बोले थे, सर ने बता दिया एंड में करेंगे इसको, ये 40 मार्क्स छोड़ दिए, 60 के लिए भाग रहे, तो परसेंटेज ऑब्वियसली डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये थ्योरी में से मोस्टली बच्चे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लिख ही नहीं पाते। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होता और ऑब्जेक्टिव नहीं खत्म होता उनका, थ्योरी पे पहुँचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए थे, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टीवाई में बैठे रहेंगे आराम से, सर ने करा दिया, हाँ आता है, देख लिया हम लोग ने, देखने से नहीं होगा। आपके कॉलम्स, आपका कैल्सी कॉलम्स नहीं बनेंगे, रॉन्ग बनेंगे, कट करना पड़ेगा, बहुत मिस्टेक्स होगी जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपका कैल्सी नहीं चलेगा, 2 के बदले 5 दब जाएगा, मल्टीप्लाई के बदले प्लस दब जाएगा। तो वो कब राइट होगा? वो जब आपने प्रैक्टिस किए रहेंगे तब, बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस याद रखना। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको मंडे ट्यूसडे दिया था, बराबर ना,
तो मंडे के दिन आपको ये कोशिश करना चाहिए कि मैं क्या करूं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर मत जाना, खाली क्या पढ़ना आप लोग, थेरी मतलब जैसे समझो एग्जांपल फर्स्ट लेसन आपने बैठा है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल आपको शायद 5-6 लेसन ही मिलेंगे और ये तीनों में, ठीक है। तो क्या करो आप लोग थेरी रीड करो, इस लेसन के पहले जो थेरी क्या हो रीड करो, सुकून से रीड करो, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं फटाफट खाली पोपट के माफिक पढ़ना नहीं है, उसको क्या करना है अच्छे से सुकून से समझ के रीड करना है। रीड करोगे, टारगेट रख लो कि स्टार्टिंग 5-6 पेज पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं, एक बार में। तो समझो मंडे को पढ़ लिए, फिर अगले हफ्ते पढ़े, फिर अगले हफ्ते पढ़े। तो हर लेसन के पीछे पहले भी थेरी होती है और कुछ थेरी वाले लेसन, मतलब वो लेसन में पूरी थेरी ही है, वो पढ़ोगे, लेसन कंप्लीट होगा तो अपने आप आपको क्या आने लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अगर आपने गारंटी बोलता हूँ ढंग से पढ़े रहेंगे थेरी को उस लेसन की, तो आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप आ जाएगा। टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आप ऐना पूरे फॉलो करेंगे या जो भी ऑथर की फॉलो करेंगे, उसके लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं और फिर लेसन पढ़ लेने के बाद खुद ही ऑब्जेक्टिव के आंसर मार्क करो, मतलब खुद टेस्ट दो और जाके फिर एंड में आके आंसर चेक कर लो कितने राइट आते कितने रॉन्ग आते। लेकिन मैं अगर गारंटी लेता हूँ अगर आपने थेरी ढंग से पढ़े तो आपका 90% ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, राइट आएगा। तो आपका इससे फायदा क्या होगा, थेरी भी प्रिपेयर हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव भी क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब ये 40 में से 40 मिल गए तो यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और मिल सकते हैं यहाँ पे, कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 20 तो पूरे मिलेंगे। थेरी भी एग्जामिनर अगर आपने अच्छा लिखा है तो मार्क्स देता ही है, अकाउंट्स में मार्क्स कट नहीं होते हैं। फिर प्रैक्टिकल आपने मेहनत की है तो इंशाल्लाह उसमें तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये आपका मैंने थोड़ा सा एक प्लान बता दिया कि आप लोग इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या बोलते हैं आगे के लेक्चर्स की, तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा लेक्चर्स के अलग अलग टॉपिक्स के, ताकि आप लोग क्या कर सके, थोड़ी इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के कुछ पढ़ाई कर सके। मैं पहले स्टार्ट करूंगा आगे की जो सीरीज़ में स्टार्ट करूंगा, मैं कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा। आप लोग बोलेंगे सर फाइनेंस स्टार्ट कीजिए, कॉस्टिंग क्या स्टार्ट कर, टैक्स स्टार्ट कीजिए। टैक्स तो बहुत बात की बात है, ये नया है, ये भी नया है आप लोग के लिए, ठीक है ना। मैं कॉस्टिंग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक तुम लोग के लिए एकदम नया है। टैक्स आप लोग बाद में भी करके फटाक से पढ़ सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल आपने पहले से पढ़ते आए हैं, आपको फॉर्मेट याद रखना है, ज़्यादा इतना कुछ याद नहीं रखना है, तो फटाफट हो जाएगा। लेकिन कॉस्टिंग आपको प्रैक्टिस करना है और आपके लिए नया टॉपिक है, तो इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, कॉस्टिंग से, ठीक है। और ये कॉस्टिंग जैसे आप लोग एक कोर्स है, पहले ISCWA होता था, बराबर है, लेकिन अभी उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे CA होता है, CS होता है, उस तरह से CMA की भी बहुत वैल्यू है। उसके अंदर मेन पार्ट होता है आपका कॉस्टिंग ही होता है, मैनेजमेंट भी होता है जो आप लोग ने SY BCom में किया था। ये हो गया थोड़ा सा मेरा स्टडी प्लान, थोड़ा सब्जेक्ट्स बता दिया मैंने आपको, थोड़ा आइडियाज़ बता दिया, थोड़े ट्रिक्स बता दिए कि आप लोग किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो एग्जीक्यूशन का काम आप लोग का है, मेरा काम है कि मैं आप लोग को कुछ सजेशन दे सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपना बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।